जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। घटना चक्र आपका चल रहा है। पहला क्वेश्चन है हमारा, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारेलाल। नोआखली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। कौन? प्यारेलाल। ठीक है। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नेयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी और प्यारेलाल ने गांधी जी को दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। कौन? प्यारेलाल। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? ऐसा कौन सा सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो राजकोट आंदोलन में लिया था, खेड़ा असहयोग लिया था। जो वाइकोम सत्याग्रह है इसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। वाइकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। राजकोट जो सत्याग्रह है यह 1938 और 39 के संबंध में महात्मा गांधी जी के 3 से 6 मार्च 1939 के उपवास के बाद ही वायसराय की मध्यस्थता से राजकोट के शासक के बीच में समझौता हुई थी। तो राजकोट वाला याद रखिएगा 1938-39 में हुआ था। बाकी वाइकोम सत्याग्रह है इसमें महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाइकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरोध में एक सत्याग्रह था। महात्मा गांधी जी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। तो देखिए अभी आपने यहाँ पढ़ा कि महात्मा गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, प्रत्यक्ष रूप से। और तो इसमें आप ये देखोगे कि क्या महात्मा गांधी जी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था? आप क्या कर दोगे? नहीं, भाग तो लिया नहीं था। लेकिन ये गलत हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। केरल के, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। केरल के हिंदू समाज में अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरोध में तत्कालीन त्रावणकोर, वर्तमान में केरल का अंग है, ये एक सामाजिक विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ था। इसे हम वाइकोम सत्याग्रह कहते हैं। कहाँ हुआ था? केरल में। 1924 और 1925 में ये आपका सत्याग्रह हुआ था। गांधी जी ने इस आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। सुनिए ध्यान से, प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, लेकिन उनका निर्देशन और समर्थन इस आंदोलन को प्राप्त था। क्योंकि दूसरे कथन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष की बात नहीं की गई है, इसीलिए इसे हम सही मानते हैं। अगर बोलता प्रत्यक्ष रूप से तो गांधी जी में आप लिखते कि नहीं भाग लिया है। ठीक है। केरल में हिंदू समाज से अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था 1924 और 25 में। क्लियर? महात्मा गांधी जी का छत्तीसगढ़ में पहला आगमन किस वर्ष हुआ था? 1906, 1920, 1937 या 1942? तो छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी जी का जो पहला आगमन है वह 20 दिसंबर 1920 को रायपुर स्थित धमतरी, वर्तमान में धमतारी स्वयं एक जिला है जो रायपुर से वर्ष 1998 में अलग हुआ था। इसके अतिरिक्त वे 24 नवंबर 1933 में भी यहाँ आए थे। तो महात्मा गांधी जी छत्तीसगढ़ में पहला आगमन वर्ष 1920 में हुआ था, 20 दिसंबर को। निम्नलिखित में से गांधी जी ने निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो जेपी कृपलानी जी। जेपी कृपलानी
ये पेशे से एक शिक्षक थे। क्लियर। बाकी पेशे के रूप में वकालत के कार्य को चुना था। राजेंद्र प्रसाद कुछ समय के लिए एक शिक्षण कार्य भी किया था, लेकिन वह मुख्यतः क्या थे, वकील थे। तो राजेंद्र प्रसाद जी वकील थे, बाकी जेपी कृपलानी जी शिक्षक थे। निम्नलिखित उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए थे? तो ये कौन थे? जमनालाल बजाज। सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगियों में से एक थे। वे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के को-अध्यक्ष रहे थे। वे वर्ष 1923 में नागपुर झंडा सत्याग्रह में भाग लिया था और वर्ष 1930 में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। तो लंबे समय तक AICC के खजांची कौन थे? जमनालाल बजाज, सेठ जमनालाल बजाज। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह उपयुक्त विवरण है किनके? तो ये जमनालाल बजाज के हैं कि भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर और कांग्रेसी सब महात्मा गांधी के निकट सहयोगी हैं। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो ये थे आपके एंड्रूज। ठीक है, चार्ल्स एंड्रूज, जिसे हम दीनबंधु एंड्रूज भी कहते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं। ये पार्ट, ठीक है। चार्ल्स एंड्रूज, जिसे हम दीनबंधु एंड्रूज भी कहते हैं, सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में ये प्राध्यापक थे। भारतीयों में इनका गहरा लगाव था। वे हर तरह के भारतीय बनना चाहते थे, मतलब वो हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी से इनकी घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फार्म में गांधी जी के साथ रहे थे। गांधी जी ने इन्हें गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए इन्हें दीनबंधु की उपाधि दी थी। तो याद रखिएगा, चार्ल्स एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने। क्यों दी थी? गरीबों के प्रति इनकी जो निरंतर चिंता है उसको देखते हुए ये दिया गया था। एंड्रूज वर्ष 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे गांधी जी के साथ एक सहयोगी के रूप में लंदन गए थे। तो गोलमेज सम्मेलन कौन सा? सेकंड गोलमेज सम्मेलन, जिसमें गांधी जी गए थे, उनके साथ सहयोगी के रूप में ये गए थे लंदन। ठीक है, याद रखिएगा, दीनबंधु एंड्रूज या फिर चार्ल्स एंड्रूज। वर्ष 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था? किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था? देखिए, छत्तीसगढ़ पीसीएस है तो छत्तीसगढ़ से पूछ दिया। अभी अगर मान लीजिए बीपीएससी का होता तो पूछ देता कि महात्मा गांधी जी का पहला आगमन किस मुस्लिम नेता के साथ बिहार में हुआ, पहली बार बिहार में कब हुआ। तो क्वेश्चन ऐसे ही घूमता है। क्लियर? तो बताइए, किस मुस्लिम नेता के साथ छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था? तो वो थे आपके मौलाना शौकत अली। वर्ष 1920 महात्मा गांधी जी के द्वारा छत्तीसगढ़ की यात्रा की गई थी, जिसमें उनका साथ मौलाना शौकत अली भी थे। गांधी जी के द्वारा यह यात्रा पंडित सुंदरलाल शर्मा के आमंत्रण पर की गई थी। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे कि गांधी जी को छत्तीसगढ़ में आमंत्रण किसने किया था? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा। मौलाना शौकत अली प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे, जो कि खिलाफत कमेटी के सदस्य भी रहे हैं। उनके भाई मौलाना मोहम्मद अली ने द कॉमरेड नामक पत्र निकाला। शौकत अली ने प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया था। किसने? शौकत अली, मौलाना शौकत अली। निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर
का नाम दिया। किस कारागार को? यरवदा। जो यरवदा कारागार है, यरवदा कारागार आपका कहाँ है? महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है आपका यरवदा कारागार। इसको गांधी जी ने वर्ष 1930 में बंदी के रूप में भेजा गया था। यहाँ से गांधी जी साबरमती के आश्रम वासियों को प्रत्येक सप्ताह पत्र के रूप में अपने संदेश भेजा करते थे और यरवदा जेल में गांधी जी ने अपने अनुभव और आध्यात्मिक प्रगति की समीक्षा करते हुए इसको मंदिर की संज्ञा दी है। कौन से जेल को? यरवदा कारागार जेल। ठीक है, वर्ष 1930 में इनको बंदी के रूप में यहाँ पर भेजा गया था। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी क्या थे? भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे। कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस से, क्योंकि वह स्वराज पार्टी के खिलाफ थे। वह नहीं चाहते थे कि कांग्रेस इलेक्शन में भाग ले। भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। वर्ष 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। वे फिर कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने। राजनीतिक परिदृश्यों पर उनका शक्तिशाली मार्गदर्शक प्रभाव छाया रहा। ठीक है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा? हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, ये कथन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के। 30 जनवरी 1948 नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी थी। किसने मारी थी? ये डेट याद रखिएगा। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी थी और इनकी मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कथन कहा था। उस टाइम पे ये तत्कालीन प्रधानमंत्री थे कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, हमारे चतुर्दक अंधकार ही अंधकार है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपसे क्या कहूँ, कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं वह हमारे बीच नहीं रहे। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो माउंट बैटन ने एक मिनट, हाँ, माउंट बैटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की थी और कहा था कि जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे वह काम गांधी जी ने अकेले करके दिखाया था। ये कथन माउंट बैटन के थे। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें, यह किसने आदेशित किया था महात्मा गांधी को? तो उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान के साथ लेकिन मुंह को बंद करके व्यतीत करें। अगर मैं आपको एक एडवाइस देता हूं, अगर आप कहीं भी न्यू जगह जाते हैं, कहीं न्यू जगह अगर कोई काम सीख रहे हैं या न्यू जगह अगर आपने ज्वाइनिंग की है तो वहाँ पे भी आप ये रूल फॉलो कीजिएगा। क्या? कान खुले और मुंह बंद। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश के पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थियों के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? तो ये दी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते? तो गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते, यह कथन गांधी जी के थे। निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता? जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता, ये गांधी जी के कथन थे। महात्मा गांधी जी
राजनीतिक में नैतिक मूल्यों की स्थापना के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि नैतिकताहीन राजनीतिक राज्य को गति में मिल सकती है। वे मानते थे कि नैतिक दृष्टिकोण से गलत है तो वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता। इसीलिए वह कहते थे कि राजनीतिज्ञों में संत थे और संतों में राजनीतिक थे। ठीक है, तो इसीलिए गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि गांधी जी राजनीतिज्ञों में संत थे और संतों में राजनीतिज्ञ थे। तो ये कथन किसके थे? गांधी जी के। क्या कथन थे? कि अगर आप नैतिक दृष्टिकोण से गलत हैं तो आप राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकते। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कब आरंभ किया था? तो पहला सत्याग्रह उन्होंने आरंभ किया था मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरोध में। ठीक है, कहाँ पे? चंपारण में। वर्ष 1917 चंपारण में उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह किया था। इसके बाद दूसरा सत्याग्रह उन्होंने फरवरी-मार्च 1918 अहमदाबाद की कॉटन मिल के औद्योगिक मजदूरों की कम मजदूरी के विरोध और संघर्ष हेतु किया था। ठीक है, प्रस्तुत प्रश्न के उत्तर हेतु दिए गए विकल्पों में चंपारण का नाम नहीं था। इसी के कारण अहमदाबाद सत्याग्रह का प्रयोग ही प्रथम सत्याग्रह के रूप में चयन किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है? मजदूरों के विरोध संघर्ष हेतु, लेकिन मजदूरों के विरोध संघर्ष हेतु तो ये रहा, और पहला तो इन्होंने किया था चंपारण का है, तो चंपारण का यहाँ पे दिया नहीं गया, तो इसलिए आप यहाँ पर क्या लगाएंगे? मजदूरों वाला। ठीक है, समझ आया ये चीज? अगर यहाँ पे नन ऑफ दीज होता तो आप ऑप्शन ई पे चले जाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद ये तो बता दिया मैंने। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था? तो पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग अहमदाबाद की हड़ताल में उन्होंने किया था। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो वाराणसी में। महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण वर्ष 1916 फरवरी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको आप BHU बोलते हैं, उसके उद्घाटन समारोह के अवसर पर पहला जन भाषण दिया था वर्ष 1916 फरवरी। गांधी जी ने बंधुओं मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहां से प्रारंभ किया था? गांधी जी ने बंधुओं मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहां से आरंभ किया था? तो अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन की जो शुरुआत थी वह की थी बिहार से। बिहार के चंपारण से उन्होंने की थी। चंपारण में किसानों को 1 बीघा जमीन के 3 हिस्से मतलब 3 कट्ठे पर नील की खेती करनी होती थी और अंग्रेजों द्वारा ये बाध्य किया जाता था, जिसे हम 3 कठिया पद्धति कहते हैं। नील की खेती करने से इनकार करने पर अंग्रेजी किसानों पर अत्याचार करते थे। इसके अतिरिक्त किसानों का लगभग 40 प्रकार के कर थोपे गए थे। बिहार के एक किसान जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, इन्होंने गांधी जी से मिलकर और इन्होंने ही गांधी जी को आमंत्रण किया था चंपारण आने के लिए। इन्होंने गांधी जी से मिलकर अंग्रेजों के अत्याचार से किसानों को मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। गांधी जी ने कलकत्ता प्रवास के दौरान राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी अप्रैल 1917 में वो कहाँ गए थे? चंपारण गए थे और किसानों को अंग्रेजों की जो बंधुआ मजदूरी थी उससे मुक्ति करवाया था। जून 1917 में बिहार सरकार ने चंपारण में किसानों की अशांति की जांच की और एक चंपारण एग्रीगेशन कमेटी का गठन लेने का निर्णय लिया। इस कमेटी के सदस्य गांधी जी थे और इस कमेटी के प्रतिवेदन पर 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। तो ये चीज आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह किसने हिस्सा लिया था? तो जो सत्याग्रह हुआ था वर्ष 1917-18 में अहमदाबाद में, उसमें जो सत्याग्रह चलाया गया था उसमें किसने हिस्सा लिया था? तो उसमें हिस्सा लिया था मजदूरों ने।
चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का जो अगला प्रयास था वह था वर्ष 1918 फरवरी मार्च अहमदाबाद। ये एक कॉटन टेक्सटाइल मिल था जिसमें मिल मालिकों जो मिल के मालिक थे और मजदूरों के बीच मजदूरी बढ़ाने को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें गांधी जी ने हस्तक्षेप किया था। यह विवाद फ्लैग बोनस को लेकर था। फ्लैग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिकों ने इसे समाप्त कर दिया था। मतलब जब फ्लैग चल रहा था अहमदाबाद उस टाइम पे, तो उन्होंने बोनस दिया था, और जब फ्लैग खत्म हो गया तो इस बोनस को उन्होंने समाप्त कर दिया, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। मजदूर क्या कर रहे थे कि इसे बरकरार रखा जाए। उत्पादन लागत, मुनाफा और मजदूरों के जीवन निर्वाह का खर्च की गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने ये घोषणा की कि मजदूरों को 35% बोनस मिलते रहना चाहिए, और मिल मालिकों के द्वारा मिल मालिक द्वारा गांधी जी के अनशन के बाद ट्रिब्यूनल यहाँ पे एक गठित होती है ट्रिब्यूनल, और उसने इस बात को मान लिया। तो मिल मालिक इसके विरोध में थे, लेकिन जब ट्रिब्यूनल बैठी तो देखा गया कि भाई उत्पादन लागत, मुनाफा, मजदूरी और मजदूरों के जो जीवन निर्वाह के खर्च है उसको अध्ययन करते हुए ये चीज़ें मान ली गई थी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित है? तभी हमने पढ़ा अहमदाबाद। निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? किसानों के लिए, सूती मिल कामगारों के अवमूल्यन के लिए, सूती मिल कामगारों के लिए। गांधी जी के ट्रस्टशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद के संबंध में निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सही है? ट्रस्टशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है? तो दक्षिण अफ्रीका 1903। गांधी जी 1903 में जोशनबर्ग में अपनी लॉ फॉर्म स्थापित की थी और वे वहां वर्ष 1910 तक रहे थे। गांधी जी ने अपनी लॉ फॉर्म में ट्रस्टशिप के सिद्धांतों को लागू किया और विकल्प में दिए गए अन्य शहरों के साथ जो वर्ष दिए गए हैं उन वर्षों के दौरान गांधी जी जोशनबर्ग में थे, तो इसलिए आपका आंसर ये जोशनबर्ग हो जाएगा, मतलब साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका 1903। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन आपका सही नहीं है? गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन आपका सत्य नहीं है? तो वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। ये कथन आपका सत्य नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की जो अर्थव्यवस्था है वह वहाँ की जलवायु, भूमि तथा वहाँ के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित किया जाना चाहिए। इन बातों के आधार पर जहाँ तक अमेरिका का संबंध है, उन्होंने वहाँ के मशीनीकरण का विरोध नहीं किया था। ठीक है, जबकि एबीसी का समर्थन गांधी जी करते थे। अब देखते हैं क्या क्या इन्होंने समर्थन किया था। वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। अहिंसा पर आधारित केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतः अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है। वे भारत के मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। तो गांधी जी भारत के जो मशीनीकरण है इसके पक्षधर नहीं थे, लेकिन वह यूएस में मशीनीकरण के पक्षधर थे। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था वहाँ के जलवायु, भूमि और वहाँ के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए होती है। अमेरिका के संबंध में वह उनके मशीनीकरण के विरोध में नहीं थे। एम.के. गांधी, वही महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक और आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है किस चीज़ों पर? उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। अस्पृश्यों का सामाजिक और आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। गांधी जी अर्थनीति मतलब सभी तरह के शोषण का विरोध करते थे।
चाहे वह शोषण देश के भीतर हो, एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर किया जा रहा हो, या फिर बाहर से हो रहा हो। गांधी जी इसको दूर करने के लिए ऐसी प्रणाली कायम करना चाहते थे जिनसे व्यक्ति अपने मौलिक प्रयत्न के द्वारा स्वतंत्र वातावरण में श्रम कार्य कर सके। इसके लिए वे स्वदेशी उद्योगों का पुनरुद्धार करना चाहते थे ताकि लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके और वे भूख से पीड़ित ना रहें। इसके लिए गांधी जी ने कुटीर उद्योग जैसे गुड़ बनाना, घास काटना, तेल पेरना, कागज बनाना, चमड़े का काम आदि करने पर जोर दिया था। गांधी जी का मानना था कि गरीबी को शोषितों का आर्थिक और सामाजिक सुधार करने में मदद मिलेगी। गरीबी, अगर आप देखिए कुटीर उद्योग मतलब जो छोटे मोटे कार्य होते हैं, अगर आप ये कामकाज कर रहे हैं तो इससे गरीबी धीरे धीरे घटेगी, आपका आर्थिक बल मिलेगा और आपका सामाजिक सुधार भी होगा। ठीक है, तो ये उनका मानना था कि कुटीर उद्योग स्थापित करके हम क्या कर सकते हैं, अर्थनीति मतलब सभी तरह के शोषण के रोक सकते हैं। गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य क्या है? अधिक उत्पादन से, घरेलू अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन से, उपभोग के लिए उत्पादन से, या फिर कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। तो ऑप्शन डी, गांधीयन इनोवेशन का तात्पर्य है कि आप कम निवेश से अधिक उत्पादन और अधिक लोगों के लिए कर सकें। यह शब्दावली सबसे पहले प्रोफेसर प्रहलाद एवं R.A. मालेसर द्वारा प्रयोग किया गया था। क्या कि कम निवेश से अधिक उत्पादन करना और अधिक लोगों के लिए करना। तो कम निवेश से अधिक उत्पादन करना और अधिक लोगों के लिए करना, यह सबसे पहले किसने दिया था? प्रोफेसर प्रहलाद और R.A. मालेसकर ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? खेड़ा, सबसे पहले तो चंपारण हुई थी। आइए इन घटना को एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले आपकी हुई थी चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 में। उसके बाद हुई थी आपकी खेड़ा वर्ष 1918। अहमदाबाद भी आपका वर्ष 1918 में हुई थी। सविनय, फिर हुआ था असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था वर्ष 1930 में। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 में हुआ था, असहयोग वर्ष 1920 में हुआ था। क्लियर? देखिए 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बगान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध करा लिया था जिसे हम 3 कठिया सिस्टम कहते हैं। मतलब 3/20वें भाग में नील की खेती करना, इसी को 3 कठिया सिस्टम कहा जाता है। और इसको राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी 1917 में चंपारण गए थे और इसको खत्म किया था। ठीक है, तो देखिए एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन में बार बार दिया गया है और मैं जानबूझ के बार बार आपको एक्सप्लेन कर भी रहा हूं कि आपको ये चीजें रटा जाए, याद हो जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा, किसने यूरोपियन मील मकान मालिकों के द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो बताइए किसने किया था ये काम? तो ये काम किया था राजकुमार शुक्ल ने। कब? चंपारण, याद रखिएगा। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? राजकुमार शुक्ल ने, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं कर चुका हूं, उसको मैं दोबारा ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या है? 3/20 भाग पर नील की खेती करना। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार के चंपारण में किया था। गांधी जी का चंपारण आंदोलन क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, नील कर्मियों की समस्या का समाधान हेतु। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो ये 3 कठिया प्रणाली से जुड़ा हुआ था। चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या है? किसानों द्वारा 3/2 भाग पर नील की खेती करना। आगे बढ़ते हैं। 3 कठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? तो ये चंपारण नील खेती। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का और कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया था? ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, ये तो शुक्ला जी ने किया था, ये तो गलत हो जाएगा। चंपारण जांच में आचार्य JP कृपलानी,
महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। ये सही हो सकता है ऑप्शन बी। ये गलत है क्योंकि यहाँ पे राजकुमार शुक्ल थे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच के लिए ये कौन थे? राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था। चंपारण समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगियों में आचार्य जेपी कृपलानी के साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एंड्रूज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रज किशोर प्रसाद और HS पोलक इत्यादि शामिल थे। ठीक है, तो एंड्रूज भी थे, महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद और जेपी कृपलानी भी थे। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो अभी हमने पढ़ा था आपका राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है? तो राजकुमार शुक्ल। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो चंपारण आंदोलन भू राजस्व, नकदी फसल। चंपारण आंदोलन आपका मुख्य रूप से नकदी फसल के विरोध में था। ठीक है, चंपारण आपका हुआ कब था? वर्ष 1917 में। ये नकदी फसल के विरोध में स्वरूप प्रारंभ किया गया था। 20वीं सदी के प्रारंभ में अंग्रेजी सरकार ने बिहार के चंपारण में 3 कठिया व्यवस्था लागू कर दी गई थी। इस व्यवस्था के तहत जो किसान हैं वह अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना उन्हें अनिवार्य था। इस व्यवस्था के विरोध में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था और इसके फलस्वरूप चंपारण कृषि अधिनियम 1918 बनकर तैयार हुआ, जिसने इस प्रथा को क्या कर दिया? प्रतिबंध कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि 3 कठिया सिस्टम क्या है और ये कब खत्म हुआ और कैसे खत्म हुआ। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी ने। प्रश्नगत विकल्पों में भारत में नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी ने किया था। अब आपके मन में आएगा कि क्यों किया था? क्यों? मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन बताया था आपको कि अमेरिका में मशीनीकरण का विरोध गांधी जी ने नहीं किया था। गांधी जी औद्योगिकरण और मशीनीकरण के विरोधी थे। उन्होंने कुटीर और ग्रामीण उद्योगों का समर्थन करने के साथ गांव के अर्थव्यवस्था की आधारभूत इकाई माना। गांधी जी कहते थे कि आप पहले गांव के अर्थव्यवस्था को आधारभूत बनाइए, अगर गांव डेवलप है तो देश डेवलप हो जाएगा। औद्योगिकरण और मशीनीकरण के वह विरोधी थे। उन्होंने मशीनों के प्रयोग के स्थान पर श्रमपरक उद्योगों को अधिक महत्व दिया और अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिल सके, इस पर उन्होंने ध्यान दिया। आज के टाइम में भी हम देख रहे हैं, अब देखिए AI आ चुका है, मशीन लर्निंग है, इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है? जॉब्स आपके लूज हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों का वो गांधी जी क्या करते थे? विरोध करते थे। उनका मानना था कि आप ऐसा काम दीजिए जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो? एम्प्लॉयड हो। समझ आया? उनका ग्राम स्वराज की अवधारणा के तहत ग्राम एक ऐसी आर्थिक इकाई थी जहाँ के निवासियों के लिए सभी आवश्यकताएं वहीं के उत्पादनों से पूरी की जा सके। तो उन्होंने ग्राम अर्थव्यवस्था पे ध्यान दिया था। किसने? महात्मा गांधी जी ने। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? जयप्रकाश नारायण JP। चंपारण आंदोलन 1917 में महात्मा गांधी जी के साथ राजकुमार शुक्ल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा, JP कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारेख इत्यादि थे। जयप्रकाश नारायण इस आंदोलन से संबंधित नहीं हैं। वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह से संबंधित कौन नहीं है? नहीं है JP कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद हैं, राजकुमार शुक्ल हैं, राम मनोहर लोहिया नहीं हैं। निम्नलिखित में से कौन एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? पहला है राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों, महिलाओं का सक्रिय सहभागिता। चंपारण में ना राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित आदिवासियों का ना। भारत के एक राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष नहीं। रोपण फसल तथा वाणिज्य फसलों की खेती में भारी गिरावट। 19वीं सदी के खत्म होते होते जर्मनी के रासायनिक रंगों जिसे डाई कहते हैं, नील को बाजार में
नील ने बाजार को बाहर खदेड़ दिया। 19वीं सदी के ख़त्म जैसे हुआ तो उसमें जर्मनी के रासायनिक जो रंग थे उसने नील को बाजार से बाहर फेंक दिया, क्योंकि रासायनिक है, आर्टिफिशियल वो मतलब बन रहे हैं केमिकली। अब नील प्रोसेस इतना लंबा है, उसमें बहुत लेंदी प्रोसेस होता था, तो चंपारण के यूरोपीय बागान मालिकों ने नील की खेती करना क्या कर दिया, बंद करने के लिए मजबूर हो गए। किसान की मजबूरन नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहा। किसानों को अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान और अन्य गैर कानूनी अवाबों की दर मनमाने ढंग से बढ़ाने लगे। वर्ष 1908 में इसके खिलाफ विरोध काफ़ी मुखर हुआ, किंतु बागान मालिकों का लूट का कारोबार चलता रहा। रोपण फसलों तथा वाणिज्य फसलों की खेती में भारी गिरावट हुई और वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह का महत्वपूर्ण कारक बना। तो ये चीज़ आपको समझ आई, क्योंकि देखिए फिर से ध्यान दीजिए, जर्मनी में जो रासायनिक रंग थे उसने नील का बाजार पूरी तरीके से चौपट कर दिया। ठीक है, तो जो बागान मालिक थे, यूरोपीय बागान मालिक थे, उन्होंने नील की खेती करना धीरे धीरे बंद कर दिया, मजबूर हो गए, क्योंकि अब फायदा था नहीं इसमें। तो उन्होंने नील की छुटकारा पाना चाहते थे, किसान भी छुटकारा पाना चाहते थे, इन्होंने बंद कर दिया। लेकिन जो गोरे बागान मालिक थे उन्होंने सोचा कि किसानों की मजबूरी का कुछ फ़ायदा उठाया जाए, इसीलिए उन्होंने लगान गैर कानूनी तरीके से लगाने लगे किसानों के ऊपर। इसीलिए कहते हैं कि अंग्रेज पिटने वाले काम करते थे। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? महात्मा गांधी जी थे, एफ.जी. स्लाई थे, ठीक है, डी.जे. रीड, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। चंपारण जो कृषि जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? एफ.जी. स्लाई। एफ.जी. स्लाई इसके जांच समिति के अध्यक्ष थे और इनके सदस्यों में डी.जे. रीड, महात्मा गांधी, एल.जी. आदमी, राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह, जे.पी. रैनी और M.E.L. टैनर थे। ठीक है, तो गांधी जी चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य इन निम्नलिखित में से कौन नहीं था? अनुग्रह नारायण नहीं थे। F.G. स्लाई, डी.जे. रीड, महात्मा गांधी ये सब थे। अगला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इन मुद्दों के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? तो चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए चंपारण कृषि समिति की स्थापना की थी। चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 में हुआ था और इसके समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार ने चंपारण में कृषि स्थितियों की जांच करने के लिए एक जांच समिति का नियुक्त किया था। इस जांच समिति के सदस्य गांधी जी थे और जांच समिति की सिफारिश के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने 1918 में चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया और इस अधिनियम से जो चंपारण कृषि समिति है उसकी स्थापना हुई और 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कौन सा किया था? तो वह किया था आपका चंपारण। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी लौटे थे जनवरी 1915 में। जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे और उनका ये प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1917 में किया गया था। वर्ष 1917 में चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की थी और उन्होंने चंपारण आने का आग्रह किया था। चंपारण का मामला बहुत पुराना था। 19वीं सदी के समाप्त होते होते जो जर्मनी है इसके रासायनिक रंगों ने बाजार में नील का स्थान ले लिया था, जिसके फलस्वरूप चंपारण के यूरोपीय बागान मालिकों ने नील की खेती बंद करने के लिए विवश हो गए थे। किसान भी नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन गोरे बागान मालिकों ने किसान की मजबूरी का फायदा उठाकर उनके ऊपर अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान और अन्य गैर कानूनी करों को मनमाने ढंग से बढ़ा दिया। किसान इसी उत्पादन के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का आरंभ किया था। तो आपको समझ आ गया होगा कि चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था। महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था?
तो चंपारण। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहला सत्याग्रह किया था? तो सबसे पहला सत्याग्रह उन्होंने चंपारण में किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कौन कौन से एग्जाम में है। बिहार के कौन सा स्थान में गांधी जी ने अपना पहला किया था? तो चंपारण। निम्नलिखित में से किसे नील की खेती के संबंध में चंपारण का महात्मा गांधी ने आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ला ने आमंत्रित किया था। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित करने वाले कौन थे? तो ये थे राजकुमार शुक्ल। आई थिंक अब आपके क्वेश्चंस खत्म हो गए होंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? ये किसानों से जुड़ा है, सही है। तीन कठिया प्रथा, ये सही है। तीन कठिया प्रथा से है, ये भी सही है। तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेपी कृपलानी और एम के गांधी इसके सहयोगी थे, ठीक है। यह प्रथम आंदोलन था जिसमें एम के गांधी के संपूर्ण भारत के स्तर पर नहीं, संपूर्ण भारत नहीं, सिर्फ बिहार में। तो ये आपका बोला है संबंध में सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जो आपका चंपारण सत्याग्रह मात्र चंपारण तक ही सीमित था। वह प्रथम आंदोलन था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ किया गया था, वह है आपका रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह 1919 में ये आपका पूरे क्या कहते हैं राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ किया गया था, रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो राष्ट्रीय नेता थे महात्मा गांधी। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। वर्ष 1917 में चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के प्रति यूरोपियन बागान मालिकों ने अत्याचार के विरोध में गांधी जी ने ये स्टार्ट किया था, ठीक है। और इस आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर, महादेव देसाई, नरिहर पारेख तथा जेपी कृपलानी थे। और ये गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह था। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? ये अच्छा क्वेश्चन है। गांधी जी के जो चंपारण सत्याग्रह है इसका विरोध किसने किया था? तो इसका विरोध किया था एनसी रंगा ने। एनसी रंगा महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। किसने? एनसी रंगा ने। जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस आंदोलन के दौरान ही उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। चंपारण आंदोलन के दौरान ही उन्होंने महात्मा की उपाधि दी थी महात्मा गांधी को, ठीक है। और विरोध किसने किया था? एनसी रंगा, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का कारण क्या था? तो संगठित करने का कारण था अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। प्रशासन ये प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने को कर दिया जाए। नहीं, ये तो नहीं होगा, ऑप्शन 1 होगा, सिर्फ ऑप्शन ए, हाँ पहला ऑप्शन, क्योंकि ये केवल ए, अस्थायी बंदोबस्त की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, तो ये तो कथन ऐसे ही गलत है, सिर्फ ये है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद जो सरकार था उसने लगान में छूट नहीं दी थी, ठीक, और भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की थी। इसी मुद्दे पर महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह को संगठित किया था। खेड़ा आंदोलन फ्लैग फैलने और अकाल पड़ने के कारण किसानों के लगान अदा करने के असमर्थ होने और राज्य के प्रति उनमें असंतोष होने के परिणाम स्वरूप ये आपका कथन सही है। तो खेड़ा आंदोलन में क्या हुआ था? यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने किसानों का सपोर्ट किया था, क्योंकि किसानों की जो फसल थी वो नष्ट हो गई थी, फिर भी सरकार उनसे लगान वसूल रही थी, और यहाँ पे फ्लैग फैलने से और अकाल पड़ने से किसानों को लगान अदा नहीं किया गया था। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो देखिए आपका 1 मिनट, ये हुआ पूरी तरीके से कंप्लीट, ठीक है। 1 मिनट, ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका किसान आंदोलन और किसान सभा। तो टोटल आपके कितने क्वेश्चन थे? 105 क्वेश्चन। ये 105 क्वेश्चन किससे थे? मैं एक बार आपको दिखा देता हूं।
तो यहाँ हमारा स्टार्ट हुआ था ये टॉपिक, 1 मिनट, अब आपको दिखेगा साफ। ये देखिए क्या था टॉपिक हमारा, गांधी जी और उनके प्रारंभिक आंदोलन। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था इस टॉपिक को, ठीक है। और ये घटना चक्र बुक है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। और ये हमारा टॉपिक था गांधी जी और उनके प्रारंभिक आंदोलन, जिसमें हमने इस टॉपिक में मैंने आपको टोटल 100 क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मैंने आपको जो हाईलाइट्स किए हैं मेरे नोट्स, वो भी मैंने दिखाए थे, जिससे अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप आसानी से मेरे वीडियो को पॉज कीजिए और अपने नोट्स खुद भी बना सकते हैं। देखिए ये आपको दिख रहा है स्क्रीन, वीडियो पॉज कीजिए, आराम से अपना देखिए और अपने नोट्स को खुद बना लीजिए। बाकी क्वेश्चंस मैंने आपको सारा करा दिया है, कोई दिक्कत आपको किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कल हम अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बाकी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, मॉडर्न हिस्ट्री, मैं गारंटी देता हूं आपका मॉडर्न हिस्ट्री पूरी अच्छे तरीके से मैं कंप्लीट करा दूंगा। किसी को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपके पास किताब है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को देखते रहें, अपडेटेड रहें, मैं आपको पूरा क्वेश्चंस कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।